हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, या यूं कहूं कि जो गांव का एरिया है उसमें जो मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद वगैरह का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है और ये कब से शुरू हुआ हमारे देश में। ये बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टीचर वाला है इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। वहीं अगर हम आर्ट्स में बात करें 12वीं क्लास के लिए तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम जरा गौर से सुनेंगे। तो हम जानते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ 1946 ईस्वी में, कब 1946 में संविधान के निर्माण के लिए, तो इसमें दो गुट का निर्माण हो गया। एक गुट का नाम जहां गांधी गुट था, वहीं दूसरे गुट का नाम था BR अम्बेडकर का गुट। हालांकि इस संविधान सभा में महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के समर्थक, जो खास समर्थक हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें मौजूद थे। तो गांधी गुट का कहना था कि हमें ग्रामीण एरिया में भी कुछ विकास के लिए कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जाने चाहिए जिससे गांव का भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, यानी गांव के लोगों को भी कुछ अधिकार या पावर, एक्स्ट्रा पावर देनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट जो BR अम्बेडकर साहब थे उसका कहना था नहीं, अभी हमारे देश का लोकतंत्र इतना विकसित नहीं हुआ है जो इसे सहन कर पाएंगे। क्यों कि अगर हम गांव के लोगों को ज़्यादा पावर दे दें, एक्स्ट्रा पावर दे दें, तो जो लोग चुन कर आएंगे वो ख़ास तौर से धनी तबके के लोग होंगे, जो अगर इन लोगों को ज़्यादा पावर दे दें तो वो इसका मिस यूज करेंगे। हो सकता है जो अपने आप को मुखिया समझे वो अपने आप को राजा समझने लगेगा, और जो अपने आप को सरपंच समझ बनता है तो वो अपने आप को मंत्री समझने लगेगा, जिससे फिर वही राजाओं वाला सिस्टम कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो ज़्यादा दबेंगे, कुचलेंगे। हालांकि ऐसा हो भी रहा है। फाइनली हम जानते हैं कि आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसे ऐड किया जाता है, और देश के प्रधानमंत्री होते हैं पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल होता है 1950 से लेकर 1964 तक। तो उसके द्वारा, सरकार के द्वारा 2 कार्यक्रम चलाया जाता है। एक कार्यक्रम का नाम जहाँ होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहीं दूसरा 1953 में एक और प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम होता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस या राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला 1952 में और दूसरा 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और दूसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इससे पहले 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। तो एक का नाम था गांधी गुट और दूसरा अम्बेडकर गुट। अब ये दोनों प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता भी लगाना है। तो सरकार जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने सबसे पहले बलवंत राय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं जिसका काम होता है इन दोनों प्रोग्राम के बारे में पता लगाना कि ये दोनों प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पाते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम जो चलाया गया था सही से काम नहीं कर रहा है, जिसका उन्होंने रीज़न दिया कि हो सकता है सरकारी मशीनरी का ज़्यादा हस्तक्षेप और जनता का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना है। जो जनता के लिए बनी थी उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनली उन्होंने कुछ रिकमेंड की, कुछ सिफारिशें की। इसमें ख़ास सिफारिशें ये थी कि 3 टायर सिस्टम बनाया जाए। अब ये दोनों प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका हमें पता लगाना है। तो सरकार के द्वारा 1957 में बलवंत राय की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठती है जिसका काम होता है कि इन दोनों प्रोग्राम के बारे में पता लगाना कि ये दोनों प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कब? 1957 में। इसकी अध्यक्षता में बलवंत राय। तो ये पाते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया और बताया कि हो सकता है सरकारी मशीनरी का ज़्यादा हस्तक्षेप होना या जनता का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिससे उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंड की, कुछ सिफारिशें की, जिसमें ख़ास सिफारिशें ये थी रिकमेंडेशन या सिफारिशें।
जिसमें पहला सिफारिश था कि इसको त्रिस्तरीय सिस्टम मतलब 3 टायर सिस्टम में बदल दिया। कहा कि जैसे पंचायत या गांव के एरिया में पंचायत सिस्टम होना चाहिए, ब्लॉक का स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। किसने कहा? सबसे पहले बलवंत राय ने। 3 टायर सिस्टम प्रणाली लाया जाए, 3 टायर सिस्टम या इसी सिस्टम या त्रिस्तरीय प्रणाली। दूसरा क्या कहा कि पंचायत लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे या गांव के लेवल पे क्या होना चाहिए? पंचायत पंचायत और दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या और तीसरा उन्होंने कहा कि जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए या जिला परिषद, राइट। ये बातें उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो विलेज लेवल पे जो इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या कह सकते हैं डायरेक्ट वे में होना चाहिए। वहीं ब्लॉक स्तर और पंचायत समिति का जो पंचायत समिति और जिला परिषद का जो इलेक्शन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट वे में होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को हम यूँ समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है, जैसे मुखिया का इलेक्शन होता है तो जनता उसमें वोट करती है। एमएलए का इलेक्शन होता है तो उसमें जनता वोट करती है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का इलेक्शन तो उसमें जनता वोट करती है एमपी को। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी जिला पार्षद राष्ट्रपति जो है चेंज हो जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं लगता, क्यों? उसमें जनता वोट नहीं करती है। तो वोट कौन करता है? तो जो भी एमएलए एमपीज़ वगैरह चुनकर जाते हैं वही लोग उसमें उसका वोटिंग करते हैं। तो जिसमें जनता वोट करे वो प्रत्यक्ष कहलाता है या डायरेक्ट कहलाता है, और जिसमें जनता वोट ना करे वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो उसमें वोट कौन करता? तो इसमें जो गांव के मुखिया मेंबर वगैरह हैं वही इन लोगों को वोट करते हैं, राइट, मतदान करते हैं। तो कहने का मतलब विलेज लेवल पे क्या होगा? डायरेक्ट वे में होगा, और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा इलेक्शन वो इनडायरेक्ट वे में होगा। और भी बातें कही गई, जैसे एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी जो है किसको देना चाहिए? मुखिया को देना चाहिए। और प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी, कहने प्लानिंग का मतलब योजना और जो विकास का कार्यक्रम है किसको देना चाहिए? ये गांव के लोगों को ही दे देना चाहिए। गांव के लोगों का मतलब जो मुखिया है इन लोगों को देना चाहिए, राइट। उसके बाद फाइनली हम जानते हैं कि 1957 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 2 अक्टूबर, चूँकि महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में से अप्लाई किया जाता है। देखा जाता है कि क्या ये यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इस विषय से वर्क करता है या नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि कब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जो जिला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका इनका इंतकाल 1964 में हो जाता है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो 13 डेज़ के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं। कितने डेज़ के लिए? 13 डेज़ के लिए। उसके बाद फिर भारत का प्राइम मिनिस्टर या पीएम कौन बनता है? लाल बहादुर शास्त्री, राइट। इनके बाद भी इनका 1 साल 2 साल रहते हैं, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। फिर यही गुलजारी लाल देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, और वो भी 13 डेज़ के लिए, राइट। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी और अगेन फिर 6 में इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है लगभग 1964 से लेकर 1977 तक ये किसकी सरकार होती है? तो होती है कांग्रेस की सरकार,
रेस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार चेंजिंग होता है और कांग्रेस की सरकार हटाकर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जो कि जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिनमें प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आप जानते हैं जनता पार्टी चेंजिंग के लिए फेमस है ही। आपने देखा होगा यूपी में जब योगी जी प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम पे क्या चेंजिंग हुआ, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। तो इसी तरह से इन सिस्टमों को भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी और ये जो सिस्टम चल रहा है इसको बदलने की कोशिश किया जाएगा और बदला जाएगा। तो भारत की कांग्रेस के बाद हम जानते हैं कि 1977 में पहली बार किसकी गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिसमें पीएम चुने जाएंगे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, राइट। उसके बाद इन सिस्टमों को चेंज किया जाएगा। मिटाने की कोशिश हो रही है, मिटाऊं किसे मिटाऊं मैं। अब हम सरकार चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार बनेगी और वो चाहेगा सब कुछ चेंज कर देना, सारा सिस्टम को चेंज करना। तो 1977 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई। तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। तो उन्होंने सबसे पहले एक कमेटी बैठाई जो कि अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं। हो सकता है आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा कि कभी बलवंत आ गया, कभी अशोक आ गया, तो सिंपली हम 4 चीज़ याद रखेंगे। बैग्स मतलब BAGS, B फॉर बलवंत राय, A फॉर अशोक मेहता, G फॉर JV राव, S फॉर सिंघवी। ये 4 लोग आएंगे, 4 के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और यही 4 रूल चेंज होगा। उसके बाद कोई भी रूल चेंजिंग नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि 1977 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं और वो देखते हैं कि ये जो पिछला प्रोग्राम चल रहा था, पिछला जो बलवंत राय की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम बना था, 3 टायर सिस्टम बना था, वो भी सही से काम नहीं कर रहा है। जिसका उन्होंने रीज़न दिया खास तौर से कि हो सकता है कि इंडो चाइना वार हो गया 1965 में, फिर उसके बाद इंडो पाक वार हुआ, फिर 1971 में इंडो पाक वार फिर से हो गया, उसके बाद 1971 में इमरजेंसी लागू हो गई, मतलब आपातकालीन लागू हो गया, जिससे जनता का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। जो जनता के लिए बनी थी, जनता का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले कुछ रिकमेंड की, कुछ सिफारिशें की, जिसमें खास सिफारिश उनकी ये थी कि जो 3 टायर सिस्टम चल रहा है उसको हटाकर 2 टायर सिस्टम कर दिया। किसने, अशोक मेहता ने, 2 टायर सिस्टम, राइट। उसके बाद 2 टायर तो आप देखेंगे पहले था पंचायत लेवल पे और पंचायत समिति पे और जिला परिषद। तो उन्होंने पंचायत समिति जो विलेज लेवल पे था पंचायत, उसको एक मंडल बना दिया, पंचायत समिति और विलेज लेवल पे जो पंचायत था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जिला पार्षद रहने दिया। तो क्या क्या, दूसरा पंचायत मंडल कर दिया, मंडल, और दूसरा जिला परिषद, जिला। तीसरी बात उन्होंने कही, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी वाइज इलेक्शन होना चाहिए। किसने कहा था, यही अशोक मेहता ने। गांव में भी रहेगा बीजेपी कांग्रेसी, लेकिन अगर ये पार्टी रहती तो कितना दिन तक तोड़ फोड़ होता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने एरिया में। तीसरी बात उन्होंने कही, जो सबसे पहले जस्टिस का पार्ट है, मतलब न्यायिक पार्ट है, जैसा कि आप देखते होंगे कि ग्रामीण एरिया में भी जो सरपंच होता है तो पंच होता है, तो ये सारा जो सिस्टम सब किसकी अध्यक्षता में 1977 में सबसे पहले ऐड किया गया, वो भी अशोक मेहता की अध्यक्षता में, मतलब न्यायिक या जस्टिस पार्ट, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने की बात की, मतलब संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कहा। किसने, अशोक मेहता ने। और भी बातें कहीं। खैर हम जानते हैं कि 2 साल बाद भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 1977 में से 1979-80 तक इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद फिर सरकारें चेंज होती है।
के जाने के बाद फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, जब उनका कार्यकाल होता है लगभग 1980 से लेकर 1984 के आसपास तक। फिर उसके बाद जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद उनका जो लड़का होता है इंदिरा गांधी, जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, फिर उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। हम जानते हैं मोरारजी देसाई के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो चरण सिंह। फिर बनेंगी इंदिरा गांधी, जो 1980 से लेकर 1984 तक होते हैं। फिर इसके बाद देश के प्रधानमंत्री फिर बनते हैं कौन, अब जानते हैं कि इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद इसका बेटा लड़का राजीव गांधी। कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक होता है, लेकिन इनकी भी चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार रहेगी लगभग 1980 से 1984-85 तक, फिर 1984 से लेकर 1989 तक, इस बीच में ये एक और जी.भी. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं और जो पुराना चेंजिंग क्या था ये सबको मानते ही नहीं, इसको रद्द बदल कर देते हैं। मतलब अशोक मेहता की अध्यक्षता के बाद जी.भी. राव की अध्यक्षता में, जी.भी. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं और जो 2 टायर सिस्टम लाया था इसको मानते ही नहीं और फिर 3 टायर सिस्टम जो था उसी पे इनको ले जाते हैं। और कुछ और चीज़ इसमें ऐड किया जाता है, जो इनका कहना होता है कि इनका कहना होता है कि टैक्स का जो पार्ट है, टैक्सेशन भी किसको दे देना चाहिए, ग्रामीण एरिया के लोगों को ही दे देना चाहिए। इन्होंने भी वही बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने की बात की। अभी आप देखते होंगे कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, पहले काफ़ी वक्त तक इलेक्शन होता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, मतलब नियमित अंतराल पे इलेक्शन होना चाहिए। और आप देखते हैं कि जब इलेक्शन यहाँ होता है, निर्वाचन होता है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से के जो लोग हैं वो जनता मार खाती रहती है, मतलब उसको वोट दे दिया तो उसको बाद में पिटाई करता है। तो ये कहा कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई किसी का भी झुकाव किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी किसी को भी वोट दे सकता है और ये बिना बताए। हालांकि जो हम बताते हैं कि किसी को वोट देंगे, ये आपकी अपनी गलती होती है जिसकी वजह से आप पकड़े जाते हैं। बताना चाहिए कि हम जिसका व्यवहार अच्छा होगा हम उसे वोट करेंगे, हो सकता है आप भी वोट कर सकते हैं। खैर जो भी हो, जी.भी. राव की अध्यक्षता में कमेटी जो बनती है तो उनका कहना होता है कि हम क्या करेंगे, 3 टायर सिस्टम ही लागू करेंगे, टैक्सेशन रेगुलर एंड फेयर, मतलब जो मेन बातें कही गई, रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन हो, टैक्सेशन का पार्ट जोड़ा गया और भी बातें जोड़ी गई। खैर इसके बाद 1986 में फिर से L.M. सिंह भी, जो कानून के सबसे ज़्यादा जानकार थे लगभग, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं